Welcome to Physics Class 12th, Unit 4, EMI and AC, Chapter 7, Alternating Current, and this is the second video of this chapter. And topic for today's discussions are graphical relations between frequency versus XL and frequency versus XC. Second topic, AC current with series LCR circuit, and in this topic we will also discuss about resonance and Q factor. Third topic, power in LCR AC circuits, and fourth one is wattless current. So the first topic for today's discussions are variation in XC with frequency, variation in XL in frequency. XL means inductive reactance offered by inductor in the path of AC current. इसका डेरिवेशन हम पहले निकाल चुके हैं. XL इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला था XL इक्वल टू ओमेगा एल. ओमेगा यहाँ फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू. सो XL इक्वल टू 2 पाई न्यू एल. इट मीन्स XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ डायरेक्टली का ग्राफ आ जाएगा. सेकेंड वन इज वेरिएशन इज XC विथ फ्रीक्वेंसी. सो XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आया था, ओमेगा 2 पाई एफ. सो यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो रेसिप्रोकेट रिलेशन होगा, तो इसमें रेसिप्रोकल वाला ग्राफ एस्टेब्लिश हो जाएगा. कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ ध्यान रखने हैं. इंडक्टेंस जो है वो डीसी करंट में डिक्रीज़ नहीं होता है, क्योंकि डीसी करंट में कोई इंड्यूस करंट डेवलप नहीं होती है. लेकिन ये एसी करंट में डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे फिनोमेना इन्वॉल्व हो जाते हैं. और कैपेसिटेंस के साथ ये ध्यान रखना है कि ये एसी को तो फ्लो करता है, लेकिन डीसी को ब्लॉक कर देता है. क्यों ब्लॉक कर देता है? क्योंकि डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम 0 मान सकते हैं, और अगर 1/0 करेंगे तो एक्सी की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी. मतलब कैपेसिटर डीसी के लिए रेजिस्टेंस या कैपेसिटर रिएक्टेंस इनफाइनाइट शो करता है, इसलिए उसको पास नहीं होने देता है. इसका फ़ायदा ये है कि कैपेसिटर एक फिल्टर सर्किट जैसा काम करता है. इससे रिपल फैक्टर, मिनीमोनिक्स, एसी हार्मोनिक्स पास नहीं हो सकते हैं. नाउ आज का नेक्स्ट टॉपिक है एसी सर्किट विथ LCR इन सीरीज कॉम्बिनेशन. हम पढ़ चुके हैं इंडक्टर करंट को पीछे करता है, कैपेसिटर करंट को आगे करता है, और रेजिस्टेंस केवल करंट और EMF में एक वेरिएशन देता है, बस उसके फेस में कोई चेंजेस नहीं करता है. अब हम तीनों को अप्लाई कर दें, फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या डिजायर्ड वैल्यूज़ बचती हैं. तो तीनों को सीरीज में कंबाइन किया है, तो VL इक्वल टू XL, VC इक्वल टू IXC और VR इक्वल टू IR. तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो तीनों एड अप होंगे. V अगर हम निकालेंगे तो VL प्लस VC प्लस VR आएगा. तो अप्लाइड वोल्टेज 3 बार डिवाइड हो गया 3 कंपोनेंट में. R सेम फेस में रखता है, VR इक्वल टू IR. L इंडक्टेंस करंट को पीछे ले जाती है π/2 डिग्री, और VL इक्वल टू IXL या XL की वैल्यू ओमेगा एल, तो I ओमेगा एल हो सकता है. और कैपेसिटर के केस में करंट आगे बढ़ती है, C प्लस प्लस भी बोला था. तो कैपेसिटर के केस में करंट, AC करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है. तो VC इक्वल टू IXC, और XC की वैल्यू यहाँ पे 1/ओमेगा C है. सो अगर हमें फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तीनों को, तो रेजिस्टेंस के केस में I और R साथ साथ चलेंगे, लेकिन इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे करंट को पीछे कर दिया है, और कैपेसिटर के केस में करंट को आगे कर दिया, वोल्टेज को 90 डिग्री पीछे कर दिया है. तो तीनों का क्लब डायग्राम हो गया. अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो VL की पावर ज़्यादा होनी चाहिए या VC की. तो अगर हम मान लें VL की पावर ज़्यादा है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर हम VC की पावर ज़्यादा मान लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. हम यहाँ मान लेते हैं VL की पावर ज़्यादा है, तो VL माइनस VC फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जो हमें थोड़ा ईजी रहेगा. तो VL माइनस VC और VR, इन दोनों के जो रिजल्टेंट कंपोनेंट निकाला, दैट इज़ V थ्रू LCR सर्किट. और इसमें जो कंपोनेंट होगा ना तो 90 होगा, ना प्लस 90 ना माइनस 90, दोनों के बीच का होगा. तो ये हमने फाई मान लिया, दैट इज़ अ फेजर डायग्राम, और ये फेस एंगल हो गया. तो अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट EMF आएगा E इज इक्वल टू, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएं चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर. सो VR इक्वल टू IR, और VL इक्वल टू IXC, और VC इक्वल टू IXC. I स्क्वायर से बाहर आएगा और रूट से भी बाहर आएगा, तो I बचा रहेगा. अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है I इक्वल टू E अपॉन R, E अपॉन XL और E अपॉन XC. तो इन सब का क्लब जो बनता है दैट इज E अपॉन Z. और Z यहाँ पे जो है दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट. एक नया वर्ड आ गया. कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, इन तीनों में से कोई भी दो, एटलीस्ट दो अगर क्लब हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट. तो Z का जो फॉर्मूला बना, Z इज इक्वल टू अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सो जेड हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई। एल सी आर में से अगर दो भी क्लब हो जाते हैं देन इसको ना तो हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ना इंडक्टिव रिएक्टेंस, तब ये कहलाएगा इम्पीडेंस। सो अब एक और फॉर्मूला यहाँ पर 10 फेजर डायग्राम कितना होगा, ना तो जीरो, ना +90, ना -90, तो फिर कैसे? तो हमारे पास वही पिछला वाला जो ग्राफ है, डायग्राम है, उसमें अगर हम 10 अपॉन बेस लगा दें तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर या ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर हो जाएगा। और अगर हम पावर फैक्टर निकालना चाहें तो आर अपॉन जेड, पावर कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ पे आर के फॉर्म में आई आर वी आर और आई, तो आर अपॉन जेड के फॉर्म में पावर फैक्टर आ गया। इस ग्राफ से हम फिर से वही ग्राफ उस दोबारा देख सकते हैं कि अगर हम कॉस फाई निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ वी आर है और वी अपॉन ई करेंगे तो आई आर और ई जेड, तो आई से आई कट जाएगा, आर अपॉन जेड बचा रहेगा। अगर हम 10 निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, आई कट होने के बाद एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर या ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर हो जाएगा। अब 10 जो फेजर डायग्राम है, अगर ये प्लस होता है, माइनस होता है या जीरो होता है तो तीनों बिहेवियर बन सकते हैं कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर के। तो अब उसी तीन केसेस को देखते हैं कि अगर एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है तो डेफिनेटली एक्सएल का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो अगर एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा तो 10 पॉजिटिव आएगा, और इस एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा मतलब एक्सएल डोमिनेटिंग नेचर होगा तो इंडक्टेंस के जैसे बिहेव करेगा। सेकंड केस, अगर हम मान लें एक्सी कम, एक्सएल कम है, एक्सी ज़्यादा है मतलब एक्सी डोमिनेटिंग हो गया, मतलब एक्सी के जैसा बिहेव करना चाहिए। और अगर इस इक्वेशन में एक्सी की वैल्यू ज़्यादा तो 10 नेगेटिव आएगा, 5 नेगेटिव आएगा। तो अब यहाँ पर जो कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग सर्किट होगा, और अगर दोनों इक्वल हो गए, एक्सएल इक्वल टू एक्सी जो कि आइडेंटिकल कंडीशन है, तो ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, फाई जीरो हो जाएगा, 10 जीरो हो जाएगा, फाई जीरो हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो इस केस में तो शायद रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, जेड इक्वल टू आर भी होना चाहिए। इसको हम स्पेसिफिकली अलग से फिर से देखेंगे। करंट और ईएमएफ सेम फेस में ट्रैवल करेंगे, मतलब ये तो एक रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करेगा। अब हम इसी वर्ड को देखते हैं, रेजोनेंस होता क्या है। ये एक आइडेंटिकल कंडीशंस थी जब एक्सएल और एक्सी सेम हो जाए, मतलब ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाए, 10 जीरो हो जाए और फाई भी जीरो हो जाए। तो जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर में अगर हम ओमेगा एल और 1 अपॉन ओमेगा सी को इक्वल कर देते तो जेड इक्वल टू आर, ये मिनिमम वैल्यू होगी, इससे कम आपको इम्पीडेंस कभी नहीं मिलेगी। तो जेड इक्वल टू आर हो जाएगा और आई मैक्सिमम करंट मिलेगी, इसीलिए तो इसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर, दैट इज द मैक्सिमम करंट आपको ऑब्टेन होगी। The impedance offered by circuit is minimum and the current is maximum. This condition is called resonant condition of LCR circuit and this frequency is called resonance frequency. इसको अगर हम निकालना चाहेंगे तो XL इक्वल टू XC ओमेगा आर, या ओमेगा आर मतलब एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हमने ओमेगा आर दे दिया, ओमेगा आर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर सी, ओमेगा आर इस साइड आएगा तो ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम स्क्वायर को हटाते तो 1 अपॉन रूट एल सी, या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। जितने भी रेजोनेंस सर्किट आप बनाते ट्यूनिंग सर्किट, उसमें यही इंडक्टर और कैपेसिटर को मिला के आप कोई फ्रीक्वेंसी सेट करते हो, चाहे कोई रिमोट हो, चाहे कोई टीवी ट्यूनर हो, चाहे कोई रेडियो ट्यूनर हो। तो एक्सएल या ओमेगा एल के थ्रू हम यहाँ फ्रीक्वेंसी डेवलप कर सकते हैं। अगर ये फ्रीक्वेंसी अगर 98.3 से मैच कर जाती है तो फिर हम उसका एक रिसीवर भी बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, रेजोनेंस कर्व। अगर ऐसा कुछ है कि करंट मैक्सिमम है तो फिर वहाँ पे क्वालिटी भी मैक्सिमम मिलनी चाहिए। तो अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएं तो इस केस में रेजोनेंस की कंडीशन में करंट मैक्सिमम मिलती है, और इसी ग्राफ को हम क्यू फैक्टर या क्यू ग्राफ बोलते हैं, क्वालिटी ग्राफ बोलते हैं। और ये डिफरेंट वे में मिल सकता है अगर हम इनको रेजिस्टेंस के थ्रू कंपैरिजन करें। इसका एक डिफरेंट डेरिवेटिव भी बनता है पूरा का पूरा। अब बैंडविड्थ, एक नया वर्ड आया बैंडविड्थ, मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो एक मिल चुकी है ओमेगा आर, लेकिन इसके एक लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड एक पैसेज बनेगा जिसको हम बैंडविड्थ या जिसको हम बोलते हैं ओमेगा आर माइनस डेल ओमेगा और ओमेगा आर प्लस डेल ओमेगा। स्मॉल फ्रीक्वेंसी जो 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स तक वेरी कर सकती है, पीक से 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स लेफ्ट और पीक से 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स राइट, इन दोनों के बीच का जो गैप बनेगा, ये जो जहाँ पर ये वैल्यू मिलने के चांसेस मैक्सिमम है, इसी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। जैसे 98.3 तो आइडेंटिकल कंडीशन से, लेकिन 98.2 पर भी वो पैसेज मिल सकता है और 98.4 पर भी वो पैसेज मिल सकता है। तो दोनों के बीच में जहाँ जो पावर हमारा जो करंट है वो 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स तक हमें अगर प्रेफर मिलती है तो दैट इज़ द पॉसिबल प्रोबेबल जोन फॉर दैट फ्रीक्वेंसी। सो बैंडविड्थ
2 डेल ओमेगा कहलाएगा, और इसी के थ्रू हम यहाँ फ्रीक्वेंसी या क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर के लिए जो वेरिएशन हो जाएगा दैट इज क्यू फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। सो इसके और भी फॉर्मूले आते हैं, क्यू फैक्टर इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर भी आता है, वी सी अपॉन वी आर भी आता है, और ओमेगा अगर हम वी एल की वैल्यू ओमेगा एल लिख दें तो ओमेगा एल अपॉन आर, और क्यू फैक्टर को वी सी लिखें तो 1 अपॉन ओमेगा सी आर। ये सारे फॉर्मूले क्यू फैक्टर के हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज पावर ऑफ एसी सर्किट। अगर करंट है, ईएमएफ है, फ्लो हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ पावर तो रखेगा। P इक्वल टू वी इंटू आई है, तो यहाँ V भी और I भी है। हम हमेशा अप्लाई ईएमएफ करते तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0 भी हो सकता है रेजिस्टेंस के लिए, प्लस 90 भी हो सकता है कैपेसिटर के लिए, और प्लस माइनस 90 भी हो सकता है इंडक्टर के लिए। लेकिन यहाँ LCR है तो हमने यहाँ प्लस 5 मान लिया। ये वेरी करेगा हमने कौन सा कॉम्बिनेशन कितना यूज़ किया है। अब पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई होता है, यहाँ E इंटू आई कर दिया, E की वैल्यू रख दी, I की वैल्यू रख दी। अब यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस 5 मीन्स साइन A प्लस B का फॉर्मूला, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, और उसके साथ साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस 5। अब अगर हमें टोटल पावर चाहिए तो पहले हम इसको डिफरेंशिएशन के टर्म में, पावर का एक और फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम भी होता है, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, इसमें से डी टी इस साइड लेके आ जाए तो हमारे पास डी डब्ल्यू इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस 5 इंटू डी टी, दैट इज द वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल। निकालेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t के बीच में, जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, ई नॉट आई नॉट अंदर रहेगा 1 अपॉन कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये निकाला हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस 2 टी का फॉर्मूला लगाया, कॉस 5 प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस 5 डी टी। इसमें ध्यान रखेंगे सेकंड इस पहले वाले स्टेप्स में से तो ई नॉट आई नॉट कॉस 5 अपॉन 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया 1, और सेकंड स्टेप रहेगा यहाँ कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, और यहाँ पे जो पूरा का पूरा स्टेप है इसमें से हमारे पास कॉस 5 बाहर आएगा, और ई नॉट आई नॉट यहाँ से बाहर आएगा, अंदर रहेगा साइन ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी। ये वाला जो स्टेप है इसको साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख सकते हो, और इसको अगर हम ओवर द लिमिट इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। कॉस 2 ओमेगा टी को भी अगर हम ओवर द लिमिट इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। केवल हमारे पास जो स्टेप बचेगा दैट इज 1 इंटू डी टी, और 1 का इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स होता है तो डी टी का टी हो जाएगा, और लिमिट के थ्रू लाएंगे तो यहाँ टी बचना चाहिए। सो दैट इज यहाँ पे हमारे पास बचेगा टी, और अपॉन 2 यहाँ बाहर वाला अपॉन 2 था, तो ई नॉट आई नॉट कॉस 5 इंटू टी अपॉन 2। अब पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम इक्वेट कर देते हैं, तो ई नॉट आई नॉट से अगर हम इक्वेट करते हैं तो टाइम से टाइम कट जाएगा, ई नॉट आई नॉट कॉस 5 अपॉन 2 रहेगा, और अगर हम इस 2 को और बाइफरकेट करें तो ई नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 इसलिए किया क्योंकि ई नॉट अपॉन रूट 2 की वैल्यू शायद ई आर एम एस होती है, और आई नॉट अपॉन रूट 2 की वैल्यू आई आर एम एस होती है। जो हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है, जो हमारे घर पे करंट आती है वो आर एम एस वैल्यू है। तो जो फाइनल फॉर्मूला इसका बनता है दैट इज पी ए वी इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5। इसको हमेशा याद रखना है। अब अगर हम इंडक्टर लेते हैं, कैपेसिटर लेते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं तो अलग अलग पावर मिल सकती है। रेजिस्टेंस के लिए कॉस 5 0 होता है, तो ई आर एम एस आई आर एम एस आ जाएगा, जो 10th में पढ़ा है वी इंटू आई फॉर्मूला। वहाँ पे आर एम एस हमने नहीं पढ़ा था, सिंप्लीफाई था, वही फॉर्मूला यहाँ पे है। अगर हम इंडक्टर लेते हैं तो इंडक्टर में ये पाई बाई 2 से पीछे जा रहा है, कॉस पाई बाई 2, लेकिन कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। तो पावर इन केस ऑफ इंडक्टर इज 0। अगर हम कैपेसिटर लेते तो प्लस पाई बाई 2 लेंगे, लेकिन कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू फिर 0 होती है, तो कैपेसिटर केस में भी ये वैल्यू 0 होती है। मतलब पावर कंज्यूम करने की कैपेसिटी केवल रेजिस्टेंस के पास है, ना तो इंडक्टर के पास ना ही कैपेसिटर के पास। मतलब इन दोनों में ऐसा कुछ है कि पावर ही नहीं है। तो दैट एक नया टर्म आ गई यहाँ पे, वॉटलेस करंट या आइडियल करंट। मतलब इसमें जो पावर कंपोनेंट है, इसमें जो आर एम एस को अगर हम डिवाइड करते हैं फाई के टर्म में, तो एक आई आर एम एस कॉस 5 होगा और एक आई आर एम एस साइन 5 होगा, और इन दोनों में से आई आर एम एस कॉस 5 जो यहाँ पे हमारे पास आया है, ये आई आर एम एस कॉस 5 की वैल्यू 0 होती है। किस केस में? इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में। सो हाउ विल द कंपोनेंट आई आर एम एस साइन 5 डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द पावर अलोंग ई, इसके साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो द कंपोनेंट ऑफ करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। ई आर एम एस कॉस 5 को हम कौन सा, द हाउ विल द कंपोनेंट ऑफ आई आर एम एस साइन 5 डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द पावर अलोंग ई वी एंड हेंस पावर जनरेटेड इज 0। दिस कंपोनेंट ऑफ करंट, जो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहा है, उस कंपोनेंट ऑफ करंट को हम क्या बोलते हैं? वॉटलेस करंट। आई आर एम एस साइन 5 को हम वॉटलेस करंट बोलते हैं।
power is not dissipated in inductor and capacitor, hence they find a lot of practical applications in device using alternating current। इनसे हम टैंक सर्किट भी बना सकते हैं। थैंक यू।